नमस्ते बच्चों। आशा है आप सब प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पाठ समययान लेकर आई हूँ। समययान पाठ को आप लोगों ने पहले भली भांति समझ लिया है। समययान पाठ लेखक जाकिर अली रजनीश के द्वारा लिखित है। इस पाठ में समय यात्रा की कल्पना की गई है। प्रोफेसर यासीन ने एक समययान का निर्माण किया है और वे हमेशा उसके बारे में सोचा करते हैं। उसे सोचकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं, रोमांचित हैं। स्वप्न में भी वह समययान की यात्रा किया करते हैं, परंतु समययान की यात्रा करने के बाद जो उन्हें दृश्य दिखा, जिससे वे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। स्वप्न में भी वे 2500 ईस्वी की दुनिया की यात्रा करके आए हैं, लेकिन जिस जगह वह पहुंचे हैं यात्रा करने के बाद, वह जगह बिल्कुल सुखद नहीं है। ऐसी जगह है जहां हमारी पृथ्वी बिल्कुल सूखी लग रही है, बेजान लग रही है, जीवन का जहां नामो निशान नहीं है। चलिए अब हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इस पाठ का मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सब इस पाठ का मौखिक प्रश्न देखिए। मौखिक का पहला प्रश्न है, प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का क्या कारण था? प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर है, प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का कारण स्वनिर्मित समययान था। अगला प्रश्न है, समययान के बाहर का दृश्य देखते ही प्रोफेसर अवाक क्यों रह गए? समययान के बाहर का दृश्य देखते ही प्रोफेसर अवाक क्यों रह गए? उत्तर है, समययान के बाहर का दृश्य देखकर प्रोफेसर यासीन अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें बाहर सिर्फ अंगारों की तरह दहकती हुई रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी। दूर दूर तक कहीं भी घास और पेड़ पौधा नहीं दिख रहा था। हरियाली का तो कहीं नामो निशान न था। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके कहाँ ले जाया गया? उत्तर है, प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके किसी न्यायालय में ले जाया गया। अगला प्रश्न आ रहा है, वकील ने पर्यावरण से छेड़छाड़ के क्या परिणाम गिनाए? उत्तर देखिए, वकील ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने के अनेक दुष्परिणाम बताए। चारों तरफ प्रदूषण होना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना, आए दिन आंधी तूफान का आना और ओजोन की छतरी का विलीन हो जाना, इन सभी बातों का कारण वकील ने पर्यावरण से छेड़छाड़ को ही बताया। अगला प्रश्न लिखित का आएगा। लिखित का पहला प्रश्न है, प्रोफेसर यासीन की समय चक्र की यात्रा की तैयारी का वर्णन कीजिए। प्रोफेसर यासीन की समय चक्र की यात्रा की तैयारी का वर्णन कीजिए। उत्तर आ रहा है, प्रोफेसर यासीन ने वातावरण के अनुकूल एक पोशाक बनाई थी। स्वनिर्मित पोशाक पहनकर प्रोफेसर यासीन समययान में बैठ गए। उनका सतरंगी समययान
8 फुट लंबा था। समययान में बैठते ही वे रोमांचित हो उठे। कंप्यूटर चालू करते ही उनका समययान धरती से आधा फीट ऊपर उठ गया और उसका आवरण तेजी से घूमने लगा। ऊपर जाकर सतरंगी पट्टियां सफेद होकर आकाश में विलीन हो गईं। लिखित का अगला प्रश्न है, अदालत का दृश्य कैसा था? अदालत का दृश्य कैसा था? उत्तर देखिए। अदालत में सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज बैठे थे। अगल बगल वकील और पीछे दर्शक बैठे थे। मुलजिम के कटघरे में यासीन स्वयं खड़े थे। वहां मौजूद सभी लोग धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे, जिनके बाल भूरे तथा आंखें नीली थीं। अगला प्रश्न, आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर ली। वकील ने ऐसा क्यों कहा? आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। वकील ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, वकील ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रोफेसर और उनके समकालीन जो गलती कर रहे थे, उसका दुष्परिणाम उनकी आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ता। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने के कारण ही प्रदूषण बहुत बढ़ गया था। ऑक्सीजन की कमी होने के साथ ही ओजोन का स्तर भी समाप्त हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था। इन सभी कारणों से इन लोगों को जमीन के नीचे रहना पड़ रहा था। लिखित का अगला प्रश्न है, प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख क्यों निकल गई? उत्तर है, मौत की सजा सुनकर प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। अदालत ने उन्हें अपराधी माना था। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना ही उनका अपराध था। लिखित का अगला प्रश्न, इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को क्या एहसास कराया? उत्तर है, इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को यह एहसास कराया कि अभी हमें समय चक्र के बारे में न सोचकर अपने समय के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम अपने समय के बारे में नहीं सोचेंगे तथा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो निश्चय ही हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग है कैसे? हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग है कैसे? उत्तर है, हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौर मंडल के अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सौर मंडल के ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? उत्तर है, यह पाठ हमें पर्यावरण के प्रति सजग होने का संदेश देता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें
यह बताना चाहता है कि यदि हम पर्यावरण के महत्व को नहीं समझेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो अपने साथ साथ हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संकट उत्पन्न कर देंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है और कर्तव्य भी। यहाँ लिखित का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। अब आएगा आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति दी जाएगी जिसका आपको आशय स्पष्ट करना है। पंक्ति है, यह करोल बाग 1900 का न होकर 2500 का था और इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। देखिए, पाठ की इस पंक्ति का आशय है कि समययान के द्वारा लेखक जहां पहुंचा था वह करोल बाग ही था, लेकिन वह समय के बदलाव और पर्यावरण के साथ हुए छेड़छाड़ के कारण मृत्यु के समान भयावह लग रहा था। वहां जीवन का कोई नामो निशान न था। अगली पंक्ति आ रही है, आशय स्पष्ट करें। अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है। पाठ की यह पंक्ति पर्यावरण की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह पाठ हमें यह संकेत करता है कि समय की यात्रा जैसे मिशन पर ध्यान न देकर अपने वर्तमान को संवारने की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें पर्यावरण की रक्षा, उसकी स्वच्छता और समस्या पर विचार करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखमय बन सके। आशय स्पष्ट करें। स्पष्ट हुआ? चलिए अब पठित गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्नोत्तर करना है। एक गद्यांश आएगा जिसे पढ़ने के बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से एक एक क्षण उन्हें भारी लगने लगा। उन्हें लगा कि जैसे वे पृथ्वी पर न होकर चंद्रमा या फिर सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर आ पहुंचे हों, जहां दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं। फेस मास्क पहनने के बाद वह अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नजरों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शहर के व्यस्ततम इलाके करोल बाग में रहने वाले प्रोफेसर यासीन निसंदेह आज भी करोल बाग में ही खड़े थे, पर यह करोल बाग 1900 का न होकर 2500 ईस्वी का था और इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। और इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। जीवन के समस्त लक्षणों से रहित धरती अपनी बर्बादी की तस्वीर चलचित्र के समान बयां कर रही थी। पर इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है, प्रकृति या स्वयं मनुष्य? इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णतः अक्षम थे प्रोफेसर यासीन। पढ़ लिया आप लोगों ने? अब नीचे प्रश्न है। प्रश्न देखिए, प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है, प्रोफेसर को
एक एक क्षण भारी क्यों लगने लगा? प्रोफेसर को एक एक क्षण भारी क्यों लगने लगा? उत्तर है सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रोफेसर यासीन को एक एक क्षण भारी लगने लगा था। दूसरा प्रश्न है, प्रोफेसर को ऐसा क्यों लगा कि जैसे वे किसी अन्य ग्रह पर आ गए हों? उत्तर देखिए, प्रोफेसर को ऐसा लगा मानो वह किसी अन्य ग्रह पर आ गए हों, क्योंकि वहां जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यासीन कहाँ खड़े थे? उत्तर, प्रोफेसर यासीन करोल बाग में खड़े थे। अगला प्रश्न है, किस सवाल का जवाब खोजने में प्रोफेसर असमर्थ थे? उत्तर है, पृथ्वी पर जीवन का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। जीवन के समस्त लक्षणों से पृथ्वी रहित थी, परंतु इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब खोजने में प्रोफेसर असमर्थ थे। अब यहाँ पठित गद्यांश खत्म हो गए, उसके प्रश्नोत्तर भी आपने देख लिए। अब अगला प्रश्न आएगा सही गलत, यानी दिए गए वाक्य को पढ़कर आपको बताना है यह वाक्य सही है या गलत। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जो वाक्य सही है उस पर निशान लगाने हैं। 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्प में जो सही होगा उस विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाना है। इस कहानी में किस समय की कल्पना की गई है? विकल्प आ रहे हैं 2050 ईस्वी, 2500 ईस्वी, 5220 ईस्वी या 2300 ईस्वी। इसमें से क्या सही है? 2050 ईस्वी। प्रोफेसर साहब दौड़ते हुए किससे टकरा गए? प्रोफेसर साहब दौड़ते हुए किससे टकरा गए? कांच की पारदर्शी दीवार से, पत्थर से, रोबोट से या वकील से? याद है प्रोफेसर साहब दौड़ते हुए किससे टकरा गए थे? प्रोफेसर साहब टकरा गए थे कांच की पारदर्शी दीवार से। अगला है, न्यायालय में मौजूद व्यक्तियों की क्या विशेषता थी? न्यायालय में मौजूद व्यक्तियों की क्या विशेषता थी? विकल्प देखिए, उनके बाल सफेद थे, वह मिट्टी की तरह मटमैले थे, उनकी त्वचा धूप की तरह पीली थी, वह कोयल की तरह काले थे। मैं चाहती हूं कि इसका आंसर आप स्वयं करें। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका फायदा वे भी उठा सकें। इसे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, इसका सही उत्तर होगा उनकी त्वचा धूप की तरह पीली थी। अगला, प्रोफेसर को क्या सुनाई गई? प्रोफेसर को क्या सजा सुनाई गई? क्या सजा सुनाई गई थी? पेड़ लगाने की, आजीवन कैद की,
वहां से चले जाने की या मृत्यु देने की? क्या होगा? उन्हें सजा सुनाई गई मृत्यु देने की। अंत में प्रोफेसर को समझ आ गया कि, बताइए क्या समझ आ गया? हमें अपने समय को देखना है या हमें समय की यात्रा नहीं करनी? हमें समययान नहीं बनना या हमें भूतकाल की यात्रा करनी है? प्रोफेसर को क्या समझ में आ गया था? बताइए आप सब। हमें अपने समय को देखना है। यह पाठ आपका यहाँ समाप्त हो रहा है। आप सब इस पाठ को कितने अच्छे ढंग से इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझा है। कहीं कोई कठिनाई अगर रह गई हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। इस पाठ को आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।